गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की क्लास के टाइटल से या जब आपने इसका डिस्क्रिप्शन देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू क्लियर द एग्जाम पीवाईक्यू। अगर आप मुझसे पूछें कि एक ऐसी क्या चीज है जो कि एब्सोल्युटली प्री रिक्विजिट है या फिर जिसके बिना आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके रीजंस हैं। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक आइडिया देता है, एक अंदाजा देता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब जिस तरीके का एक पैटर्न फॉलो होता है, सम वॉट डिफरेंट वही पैटर्न फॉलो किया जाता है। सेकेंड, इट गिव्स यू ए कॉन्फिडेंस कि अगर हमने प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम खुद से सोल्व कर पा रहे हैं, तो इट इज द पॉसिबिलिटी कि जब हम रियल टाइम एग्जाम में बैठेंगे तो भी हम अपने क्वेश्चन जो है उनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। सो पीवाईक्यू को करने का भी ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चंस को कर रहे हैं उन्हीं को आप करते रहें। पीवाईक्यू को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। तीन चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द पीवाईक्यू। फर्स्ट, बिफोर गोइंग फॉर एनी मॉक टेस्ट, कोई कितनी भी अच्छी कोचिंग हो, कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, इवन मी, इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू टेस्ट सीरीज, तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले मत कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू is PYQ. I'm mentioning it again and again and again and again. मैं इस चीज पे कितना भी emphasize कर लूं, बच्चे फिर भी ये गलती करते हैं। Instead of going for PYQ, they go for the mock test series of the reputed coaching. कल को अगर आपको ये लगता है ना कि मैं पीवाईक्यू में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। बिकॉज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू क्लियर इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो मॉक टेस्ट बाद में, पीवाईक्यू पहले। सेकंड चीज, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है या पीवाईक्यू के आसपास भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत आजकल इतना सिस्टम जनरेटेड हो गया है, सब कुछ एआई इतना हमारा एडवांस्ड हो गया है कि यू कैन मेक द टेस्ट सीरीज कंप्लीटली ऑन एआई। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट नहीं है या फिर दिस टेस्ट सीरीज इज नॉट अराउंड द पीवाईक्यू, ठीक है, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज। ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर द नेट जेआरएफ, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, so I joined one test series, but after test series I realized कि this is nowhere near the PYQ। रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, so I stopped doing that। ठीक है। अगर आपको किसी भी पीवाईक्यू से सिमिलैरिटीज नहीं दिखती है या पैटर्न में सिमिलैरिटीज नहीं दिखती है या डिफिकल्टी लेवल कम या बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा भी डिफिकल्टी लेवल है तो वो भी आपके लेवल का नहीं है। ठीक है। आपके काम की चीज वो है जो ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड को स्टिमुलस प्रोवाइड करे, और स्टिमुलस प्रोवाइड करे फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस। दैट मीन्स जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए। सेकेंड चीज। थर्ड चीज, इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि देयर इज नो लिमिट, आप कितनी बार पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं मैम हमने 4 बार पीवाईक्यू लगा लिया, अब हम क्या करें। फिर भी पीवाईक्यू करो। एवरी टाइम यू विल बी क्लियरिंग पीवाईक्यू। आई एम प्रीटी श्योर विद माई ओन एक्सपीरियंस कि आपको हर बार एक नई चीज मिलेगी। आई हैव सॉल्व पीवाईक्यू मोर देन 50 टाइम्स ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम, एंड नाउ सिंस आई एम टीचिंग इट, तो आई गो इट मोर फ्रीक्वेंटली। तो मैं बताती हूँ कि इवन आफ्टर द 51 टाइम आई विल गो फॉर द पीवाईक्यू ना, आई विल गेट समथिंग न्यू। ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका हायर थ्रेशोल्ड नहीं है। मिनिमम 5 बार आपको करके जाने हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना टाइम है, जितनी प्रैक्टिस है, उतना कीजिए। मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप 6 घंटे नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1 घंटा स्पेसिफिकली पीवाईक्यू के लिए डिवोट कर दीजिए। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो यू विल सी द रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। मैंने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस खत्म कराया। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, मैं कुछ क्वेश्चंस स्किप करूंगी क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन ओवरलैपिंग हो गए, वो मैथ्स में ज्यादा अच्छे से सोल्व हो पाएंगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका मुझे लगता है
ये क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू आस्क इन द फ्यूचर। वो जो सारे क्वेश्चंस है ना उन सबको मैं स्किप करूंगी, बट 98% तक क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग। आई एम गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को सॉल्व करने का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। अगर आप मेरे थ्रू पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक प्लीज मेरे पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। अगर आप किसी और टीचर का फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज उनका ही फॉलो कीजिएगा। हर एक टीचर का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक तरीका होता है, ठीक है। मोर देन 95% ऑफ द क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग हियर, है ना। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि फ्यूचर में अगर आप कभी किसी और एग्जाम के लिए बैठे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो पीवाईक्यू को सॉल्व करने का राइट मेथड क्या होता है, राइट तरीका क्या होता है। लेकिन द कंडीशन इज कि आप बीच में स्विच नहीं करेंगे। पहले आपने कंज्यूमर थ्योरी मुझसे पढ़ ली, प्रोड्यूसर थ्योरी किसी और से पढ़ लिया, देन इट विल बी ऑफ नो हेल्प। आपको ना उन टीचर का अच्छा लगेगा ना मेरा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो स्टार्ट with one teacher and finish with one teacher. That's the first tip for you. As we will progress in this course, I will be telling you different tips and tricks to clear the examinations, ठीक है। मैं आपको different tricks बताऊंगी, different tricks बताऊंगी। वो tricks 99% केसेस में काम करता है और हो सकता है किसी एक केस में वो काम ना भी करे। तो आप कल को आके मुझे मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं करना कि मैम आपने तो ऐसे बताया था तो क्यों नहीं हुआ। सबसे बेस्ट मेथड तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही है ना कि आपको आंसर पता हो। बट जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना तो आपको नहीं पता होते हैं सारे आंसर्स। अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 30-40 के क्वेश्चंस पता होंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो ही 30-40 के आंसर पता होंगे। बाकी जो भी सॉल्व होंगे वो टिप्स एंड ट्रिक्स से ही होंगे, ठीक है। तो देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग। अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई विल बी शेयरिंग द पेरिफेरल नॉलेज एज वेल। यानी कि इस कोर्स के साथ आप केवल पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करने होंगे, आप पीवाईक्यू के साथ साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। क्या मतलब है इस बात का कि इफ आई एम टीचिंग यू वन क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने आपको वन क्वेश्चन हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से पढ़ाया या प्राइस इफेक्ट से पढ़ाया, सो व्हेन आई एम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन प्राइस इफेक्ट का, तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल प्राइस इफेक्ट पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व करा के छोड़ दूंगी। मैं साथ में आपको जितना भी पेरिफेरल नॉलेज रिक्वायर्ड है वो भी दूंगी। और इसी कोर्स के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू से किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। नाउ I have a request to all of you watching this course. Firstly, thank you for subscribing the course. And secondly, make 2 registers. ठीक है, एक रजिस्टर आप अपना प्रैक्टिस का बनाइए विच इज लाइक दिस, थोड़ा मोटा रजिस्टर, एंड सेकंड रजिस्टर उसको थोड़ा पतला बनाइए, ताकि अब मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। जब आप फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका जो रजिस्टर है वो बहुत जल्दी जल्दी फिलअप होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे जब आपको ये बिल्कुल क्रिस्प नॉलेज चाहिए होगी ना कि बस कल एग्जाम है और आज बस मुझे वही चीजें देखनी है जो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। हर इंसान का माइंड डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, सबका फंक्शनिंग अलग है। तो कोई टॉपिक में आपकी कमजोरी है, कोई टॉपिक में मेरी कमजोरी है, इसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इफ यू मेक दैट छोटे वाला रजिस्टर ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको लिखवाती चलूं कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने छोटे वाले रजिस्टर में लिख लीजिए, क्योंकि दिस इज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप 6 आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो 1 आवर पीवाईक्यू के लिए रिजर्व कर दीजिए और 1 आवर आप फैक्चुअल चीजों के लिए रिजर्व कर दीजिए। और ये जो 1 आवर है फैक्चुअल चीजों वाला, इसको एग्जाम से केवल 1 महीने पहले ही करना, एग्जाम के बाद में नहीं। सॉरी, एग्जाम के बाद में करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट डे से भी करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप तब तक भूल जाओगे। तो जब एग्जाम से 1 महीना पहले आपने वो छोटे वाला रजिस्टर बनाना है, और वो जितनी भी चीजें आप गलत कर रहे हो, कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप बार बार गलत कर रहे होंगे, बार बार गलत कर रहे होंगे, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत टाइम से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। दूसरा फैक्चुअल चीजें, लेट्स से सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, हमारा मार्केट रेट क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें उस रजिस्टर में नोट कीजिए। दैट शुड बी कंप्लीटली फैक्चुअल नॉलेज, उसमें कोई भी थ्योरी नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड है
हमें सबसे पहले क्या करना है, वेटेज देखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे 10 टॉपिक हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल थ्योरम, सोशल वेलफेयर फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्लैरिटी दिख रही होगी। तो जब आप इसमें देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो आपको कंज्यूमर थ्योरी से मिलेंगे। इसमें 4 पूछे गए हैं, इस एग्जाम में 2 4 3 2 4 4। देखिए बहुत ज्यादा वेटेज जो है ना वो कंज्यूमर थ्योरी का है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी गई है। देन गेम थ्योरी से एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हर साल आता ही आता है। देन मार्केट स्ट्रक्चर, और देखिए जो फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, पिछले 3 बार से 2 बार से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एफिशिएंसी क्राइटेरिया से पिछले 5 साल से कोई क्वेश्चन नहीं है। वेलफेयर थ्योरम से केवल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी 2 साल में, फिर 2 साल नहीं पूछा गया, ठीक है। और स्टार्टिंग में देखिए कितने टाइम तक नहीं पूछा गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जब हम ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमारा फोकस एरिया होगा, सबसे पहले होगा हमारा फोकस एरिया कंज्यूमर्स थ्योरी, यानी कि हम कंज्यूमर थ्योरी पे बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे। कंज्यूमर थ्योरी इज गोइंग टू बी आवर बेस फॉर क्लियरिंग नेट। देन सेकंड हमारा फोकस होगा प्रोड्यूसर थ्योरी पे, ठीक है। प्रोड्यूसर थ्योरी के बाद में हमारा जो फोकस होगा वो होगा मार्केट पे, एंड देन गेम थ्योरी पे, ठीक है, गेम थ्योरी, ठीक है। तो बेसिकली अगर कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी और मार्केट, इन तीनों को आप अच्छे से समझ लें, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें और बहुत अच्छे से इनको पढ़ने के बाद में आप 95% क्वेश्चन जो है माइक्रो के वो सॉल्व कर पाने की पॉसिबिलिटी में होंगे, ठीक है। देखिए पैटर्न तो किसी को भी नहीं पता कि क्या फॉलो होने वाला है, नो वन नोज कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। बट अगर कोई नया टॉपिक आपको मिलता है, कोई नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो रिमेंबर वो सबके लिए नया है, केवल आपके लिए नया नहीं है। दैट इज न्यू फॉर एवरीवन, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। Which of the following gives measure of price elasticity of demand? ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा बताती है कि किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से, किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क आता है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको बताया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें 3 तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज माय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेगुलर क्लास में मैंने इसको ड्राइव करके भी बताया था, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, ठीक है, समझ में आया। चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए थे। आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले टिप और सबसे पहले ट्रिक इस कोर्स की मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्हेनेवर यू सी एनी क्वेश्चन, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा, which of the following gives measure of price elasticity of demand? Firstly, do not go for options. ऑप्शंस जो होंगे वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, ऑप्शंस पे नहीं जाना है। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा है, अपनी शीट पर इस फॉर्मूले को लिखिए और देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इस फॉर्मूले से मैच करता है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला है, दिस वन। तो आंसर क्या हो गया, ए, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, ठीक है।
व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि हम केवल टॉपिक को फिनिश नहीं करेंगे, वी विल गो ओवर द पेरिफेरल नॉलेज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या पेरिफेरल नॉलेज है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होती है हमें उसके डिस्क्रिप्शन को समझना है। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जितना चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से आया है, उतना जितना चेंज जो है प्राइस में आया है, सेम परसेंटेज चेंज आपको क्वांटिटी डिमांडेड में देखने के लिए मिलेगा। एग्जैक्ट सेम चेंज, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, फिर वन दूसरा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा या उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो हम उसको इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। इलास्टिक डिमांड से क्या मतलब है? इलास्टिक डिमांड से मतलब है मेरा कि जब मेरा प्राइस चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड से ज्यादा चेंज होगा। यानी कि प्राइस मेरा चेंज हुआ 10% से, लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20% से चेंज हो गई। ठीक है, सो जो रिएक्शन है कंज्यूमर का वो बहुत ज्यादा ह्यूज होने वाला है। ठीक है, रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी 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 ह्यूज। ठीक है, तो प्राइस तो मैंने 10% से चेंज किया बट मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 20% से चेंज होगी, दैट इज नोन एज द इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो हम इसको इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। इन इलास्टिक डिमांड से क्या मतलब है कि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है वो कम होगा प्राइस में, परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे मेरा प्राइस जो है 10% से चेंज हुआ है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है केवल 8% से चेंज हो या 5% से चेंज हो। ठीक है, तो इसको समराइज करना चाहे तो कैसे? अगर मेरा प्राइस 10% से चेंज हुआ और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से चेंज हुई तो ये कौन सा केस हुआ? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिक डिमांड या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? ईडी इज इक्वल टू 1। नाउ अगर 10% से मेरा प्राइस चेंज हुआ और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड लेट्स से 15% से, एनीथिंग ग्रेटर देन 10 से चेंज हुई तो मैं उसको क्या बोलूंगी? इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करा रही हूँ, और इस केस में मेरी वैल्यू क्या है? इस केस में मेरी वैल्यू है ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 बता दिया मैंने। अगर किसी भी केस में मेरा प्राइस चेंज 10% है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड मेरा लेस देन 10% है तो वो मेरा इनइलास्टिक डिमांड का केस बनता है, एंड दैट इज ईडी इज लेस देन 1। इसके अलावा इसमें दो एक्सट्रीम केस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम 0 एंड सेकंड व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम इन्फिनिटी। ये दो एक्सट्रीम केस आते हैं, और जब मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाता है इसको मैं बोलती हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, और जब मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी हो जाता है तो मैं इसको बोलती हूँ परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब मेरी 0 हो जाती है तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस कोई भी हो, मैं क्वांटिटी जो है वो सेम ही डिमांड कर रही हूँ। ठीक है, प्राइस 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, मेरी जो डिमांड है वो सेम है। डिमांड इनइलास्टिक है, चेंज नहीं होगी। इनइलास्टिक का मतलब जब कोई भी चीज चेंज ना हो। इलास्टिक का क्या मतलब है? परफेक्टली कि मैं क्या करूंगी, सेम प्राइस पे मेरी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सेम प्राइस पे आई विल बी डिमांडिंग इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने जब इसकी क्लासेस में लगाया है ना तो बहुत डिटेल में समझाया है, फटाफट यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है दिस आर रिप्रेजेंटिंग आर एक्सट्रीम केस। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये जो ओरिजिन से लाइन जा रही है दैट इज
unitary elastic, and this is elastic, and this is inelastic. ठीक है, so that's how you can solve it. I hope ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. If the price consumption curve of a commodity is bending backwards, then the commodity must be. देखिए, इसमें तीन चीजें हैं. पहले तो हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व पता होना चाहिए कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है. फिर हमें पता होना चाहिए कि प्राइस कंजम्पशन कर्व अगर बैकवर्ड बेंड करेगा तो उसका क्या मतलब है. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कमोडिटी जो है वो कैसी है. करते हैं सोल्व. पीसीसी मैंने पढ़ाया था प्राइस कंजम्पशन कर्व. प्राइस कंजम्पशन कर्व में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ऐसा कर्व जो प्राइस इफेक्ट को ट्रेस करता है उसको हम प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं. यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड सेज, दैट व्हेनेवर प्राइस ऑफ गुड एक्स गोज डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, और vice versa, whenever the price of a commodity goes down, quantity demanded goes up. This is the statement of law of demand. इतने में कोई कंफ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए. नाउ अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है तो उसकी वजह से, या ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर मैं उसको ट्रेस करते हुए एक कर्व बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, पीसीसी. ठीक है, अब पीसीसी क्या है ये मुझे समझ में आ गया. पीसीसी मेरा बैकवर्ड बेंड कर रहा है. ठीक है, मेरा पीसीसी बैकवर्ड बेंड कर रहा है. तो मैं पीसीसी ड्रॉ करके देखती हूँ कि किस केस में बैकवर्ड बेंड करता है. तो पीसीसी ड्रॉ कीजिए आप. सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है. ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, बजट लाइन यहाँ पे मैंने बना दिया. फिर लेट्स से प्राइस ऑफ गुड एक्स गोस डाउन, प्राइस ऑफ गुड एक्स गोस डाउन, बजट लाइन मेरी रोटेट होगी. बजट लाइन को रोटेट कीजिए. इस तरीके से मैंने बजट लाइन को रोटेट कर दिया. लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि मेरा जो पीसीसी है वो बैकवर्ड बेंड करेगा. अगर वो बैकवर्ड बेंड करेगा तो मेरा नेक्स्ट आईसी कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो मैं ड्रॉ करती हूँ लाइन. ठीक है, सो दिस एंड दिस इज माई पीसीसी. ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पीसीसी हो गया. मैंने क्या बताया था, पीसीसी इज द लोकस और द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन वी चेंज द प्राइस, और पीसीसी सोर्स द प्राइस इफेक्ट. ये सब हो गया. ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखिए, पहले जब मेरा प्राइस पीएक्स था तो मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही थी, क्यूएक्स. जैसे ही मेरा प्राइस जो है वो कम हुआ, ठीक है, प्राइस मेरा पीएक्स से पीएक्स डैश हो गया. ठीक है, जब मेरा प्राइस पीएक्स से पीएक्स डैश हुआ तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, क्यूएक्स डैश. यानी कि जब मेरा प्राइस कम हुआ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई ना, यहां से यहां शिफ्ट हो गई मेरी क्वांटिटी डिमांडेड. और प्राइस कम होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाए, ये लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं है. यानी कि दिस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. सिंस इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, गिवन गुड. तो कहाँ है गिवन गुड्स, इंफीरियर, परफेक्टली इलास्टिक, नॉर्मल कमोडिटी, गिवन गुड्स, ये रहा. तो इसका आंसर क्या हो गया, डी. अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा. ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप फटाफट, अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको रेडिली आंसर नहीं आता है तो उसके क्या सोल्यूशन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम के लिए मैं अभी आपको एक डायग्राम बनवा देती हूँ, आप उसको याद रखिएगा. पीसीसी या फिर प्राइस इफेक्ट. ठीक है, प्राइस इफेक्ट को हम 4 केसेस में शो कर सकते हैं. पीसीसी की बेसिकली 4 शेप्स होती हैं. ठीक है, 4 शेप्स कैसे होती हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो सबसे पहले होगी जब पीसीसी की डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी.
डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि जब भी प्राइस ऑफ गुड एक्स कम होगा तो मेरा गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, लेकिन गुड वाई का कंजम्पशन जो है वो साइमल्टेनियसली कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर इलास्टिसिटी के फॉर्म में देखें तो दिस इज पॉसिबल व्हेन द डिमांड ऑफ गुड इज इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, यानी कि ED is less greater than 1. Second is upward sloping. दूसरी शेप हमको क्या मिलेगी? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है? ठीक है, कि जब भी मेरा प्राइस किसी एक गुड का कम होगा लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की भी बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड वाई की भी बढ़ेगी, और अगर मैं इसको इलास्टिसिटी के फॉर्म में देखूं तो इट विल बी इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड से क्या मतलब है? when elasticity of demand is less than 1. Then थर्ड मेरे को देखनी है जो शेप है, that is backward. बैकवर्ड शेप मेरे को कब मिलेगी? गिवन गुड्स के केस में मिलेगी, और इस केस में मेरा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वायलेट हो जाएगा और प्राइस और क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी भी घटेगी। इसके बाद में एक है हॉरिजॉन्टल पीसीसी। हॉरिजॉन्टल पीसीसी का क्या मतलब है? व्हेनेवर द प्राइस ऑफ गुड एक्स मेरा बढ़ता है, ठीक है, तो मेरी वाई की जो क्वांटिटी है दैट वुड बी सेम। और अगर हम उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्म में देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, इतने में समझ आया? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। ये जो इतना मैंने इंफॉर्मेशन दी है ना, इसको आप अपनी जो मैंने कहा था दूसरी नोटबुक, फैक्चुअल वाली जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, और एग्जाम के टाइम तक ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो पीसीसी हमारा कैसा दिखेगा। पीसीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस किसी एक का कम होगा तो गुड एक्स बढ़ेगा और गुड वाई कम होगा। ये इलास्टिक डिमांड के केस में ही पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें आपको उस टाइम तक रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, डिमांड कर्व इज वर्टिकल when elasticity of demand is 0. What is this? This is the repetition. हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो हमने उसमें पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब होती है। दिस इज द केस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो ये कैसा है डिमांड कर्व? दिस इज वर्टिकल। ठीक है, तो यानी कि मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो गई। डिमांड कर्व इज वर्टिकल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मेरी ठीक हो गई। इतने में कोई कंफ्यूजन? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी ठीक हो गई है, ठीक है, तो मैं अपना फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्योंकि फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमें पता चल गया ए तो फॉल्स नहीं है। ठीक है, नाउ हमारे पास केवल 3 ऑप्शन बचे हैं। देखिए, एग्जाम में हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है कि हम सही आंसर को ढूंढे। अगर हमें सही आंसर आता है तो हम जाएं और उस सही आंसर को टिक कर दें, लेकिन अगर हमें सही आंसर नहीं आता है तो हम गलत को एलिमिनेट करके भी सही आंसर पे ढूंढ सकते हैं। अगर आपने श्योरिटी से ये डिसाइड कर लिया कि ये 3 ऑप्शंस गलत हैं तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन आपके क्वेश्चन को करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन था वो हमने खत्म कर दिया। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, दिस इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे भी आप किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है ना कि बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट उल्टी दी हुई है, यानी कि अब हमारा ये ऑप्शन भी खत्म हो सकता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत। क्यों? क्योंकि हमारा ए ट्रू है और आर हमारा
फॉल्स है। ये भी गलत हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि हमारा ए गलत है और आर फॉल्स है। तो बचा हुआ क्या ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्या ऑप्शन बचा हमारा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और जिस ट्रिक से हमने इसको क्लियर किया, सॉल्व किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आप गलत जो आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करते जाइए, और जब आप गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते जाएंगे देन अल्टीमेटली यू विल रीच एट द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मैच लिस्ट 1 अगेंस्ट लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एलिमिनेशन मेथड का यूज होता है, और एलिमिनेशन मेथड की वजह से ना ये बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इधर ले आइए इस क्वेश्चन को। देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको इसमें से सबसे इजीली क्या आता है। ठीक है, कुछ आता है तो बेटर है, नहीं तो मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए, यूटिलिटी थ्योरी जो है, सबसे इजी इसमें हम क्या ढूंढ सकते हैं, सबसे इजी, टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग यू कैन डू। कॉस्ट एनालिसिस जो है वो हमेशा सप्लाई डिसीजन का पार्ट होगा। जब भी हम प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम सप्लाई, प्रोडक्शन और कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कंज्यूमर थ्योरी में मैंने आपको कहीं भी मतलब कहीं भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्या, कॉस्ट। तो कॉस्ट एनालिसिस सप्लाई डिसीजन है। ठीक है, यानी कि सी का फर्स्ट जो है वो राइट पार्ट है। और सी का फर्स्ट देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए में है और डी में है। तो बी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, सी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल एक ऑप्शन से, केवल एक ऑप्शन से, एक सही नॉलेज से मैंने 2 ऑप्शंस हटा दिए। नाउ अब आप मुझे बताइए कि जो हम प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट में हम डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब हमारे पास आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग की वजह से तो हम जो है डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। तो डी का जो मेरा आंसर है दैट इज सेकंड। तो डी का मेरा ऑप्शन क्या है, सेकंड। तो यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, मतलब ये मेरा आंसर जो है इससे डिसाइड नहीं होगा। नाउ कंज्यूमर सरप्लस जो है, कंज्यूमर सरप्लस इज द पार्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर सरप्लस का क्या मतलब है कि कंज्यूमर को कितना फायदा हो रहा है, और सरप्लस फायदा हम किस में देखते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो ए का फोर्थ पार्ट, ठीक है, ए का कौन सा पार्ट, ठीक है, ए का फोर्थ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ए का थर्ड, तो यानी कि मेरा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो मेरा आंसर क्या बचा, ए, दैट इज दिस। तो इतना समझ में आ गया आपको। यानी कि इसमें क्या है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, कंज्यूमर सरप्लस वेलफेयर इकोनॉमिक्स से कनेक्ट होगा, यूटिलिटी थ्योरी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से, कॉस्ट एनालिसिस सप्लाई से, और इसके बाद में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो एडवर्टाइजिंग से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं, हमें बस मोटा मोटी पता होना चाहिए कि किस चीज में हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम कंज्यूमर सरप्लस को पढ़ रहे हैं तो हम वेलफेयर को पढ़ रहे हैं, अगर हम कॉस्ट को पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट सप्लाई का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिक पेरिफेरल नॉलेज से सॉल्व होने वाला ये आपका क्वेश्चन है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 फॉर ए डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 है, विच इज, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बहुत बार मैं इसको रेगुलर क्लास में पढ़ाया है मैंने। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमारी कब होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमारी अब होती है जब हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्यों होता है ऐसा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से, ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसमें जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे
उन सब का जो एरिया है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितने रेक्टेंगल बनाए, लेट्स से ये वाला रेक्टेंगल जो मैंने एक बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद में लेट्स से ये वाला रेक्टेंगल जो मैंने एक बनाया है, दिस इज अनदर रेक्टेंगल, और लेट्स से दिस इज अनदर रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये जो मैंने 3 अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाए हैं, इन 3 रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी तीनों केसेस में सेम होगी, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो एक का फैक्टर होगी। ठीक है, सो दैट इज वाई जो मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो मेरे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, क्योंकि एरिया सेम हो गया। एरिया सेम होने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जितनी चेंज हो रही है प्राइस भी मेरा उतना ही चेंज हो रहा है, और जब भी दोनों में चेंज जो होता है वो सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, tick mark the option having the right chronological order, Say's law of market, theory of surplus value, theory of absolute advantage, W economic। वैसे तो ये क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है, बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी थ्योरी वगैरह हमको डिस्कस नहीं करनी है, तो हमको केवल इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो डिस्कस करना है, तो हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं। सो द क्रोनोलॉजिकल आंसर विच इज करेक्ट इज सी। मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है क्योंकि पूरा फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। तो मैंने जो आपको बोला था कि अपनी दूसरी आंसर शीट जो है, दूसरी जो रजिस्टर है वो रेडी करना, ये क्वेश्चन उसमें जाएगा। टेब्लेक्यू इकोनॉमिक वाज डेवलप्ड इन 1758 और इसको फ्रेंकोइस क्विज़ने ने डेवलप किया था। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज उसके बाद में आई 1776 में, जिसको एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया इन द वेल्थ ऑफ नेशन। देन सेज लॉ ऑफ मार्केट आया 1803 में, जिसको जेन बैप्टाइज से ने लिखा। ठीक है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू उसके बाद में आई 1867, इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल मार्क्स इन दास कैपिटल। बेसिकली सबसे पहले टेब्ल्यू इकोनॉमिक आया, फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज आया, फिर सेज लॉ ऑफ मार्केट आया, एंड देन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू आई। और ये जो है इनके ईयर्स और इनके जो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं उनको आपको रटना है, इसमें मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। राइट इट इन द शॉर्ट रजिस्टर और रिवाइज इट थोरोली, तो एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एन इंफीरियर गुड इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व्स आर, देखिए इसमें हमको 2 चीजें 3 नॉलेज चाहिए। पहला, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, फिर एंजल कर्व क्या होता है, और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं गुड्स का क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। इनकम की दृष्टि से अगर हम देखें, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इनकम के बिहाफ पर जो गुड्स होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है नॉर्मल गुड और दूसरा गुड होता है इंफीरियर गुड। ठीक है, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, अगर मेरी इनकम बढ़ी और मैं उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ाता हूं, यानी कि अगर बढ़ी हुई इनकम के बाद में भी मुझे उस गुड का वर्थ लगता है तो मैं नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब है कि जब मेरी इनकम बढ़ी तो मुझे ना वो गुड इंफीरियर लगने लगा, बेकार लगने लगा। जैसे जब तक मेरी इनकम नहीं थी तो मैं डालडा घी खा रही थी, बट जैसे ही मेरी इनकम अच्छी हुई तो मैं A2 काऊ घी खा रही हूँ अब, है ना। तो वो वनस्पति घी प्रोडक्ट अभी भी वही है, प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं है, वो अभी भी डालडा ही है, कुछ लोग अभी भी उसे खा रहे हैं। बट सिंस यू हैव मूव टू द हायर इनकम ब्रैकेट, तो वो गुड मेरे लिए अब इंफीरियर हो गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। सो बेसिकली इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड जब सेम डायरेक्शन में मूव करें तो वो नॉर्मल गुड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव क्यों है ये बताइए, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के बताइए व्हाई इट इज पॉजिटिव, क्योंकि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब है कि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
यानी कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एंजल कर्व क्या होता है मेरा? जिस तरीके से डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है कि जैसे मेरा प्राइस बढ़ा मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, तो हमने इसको क्या बोला? डिमांड कर्व। सेम वे जो मेरा एंजल कर्व है वो इनकम और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो वो नॉर्मल गुड। और अगर इनकम कम हुई क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो अगेन नॉर्मल गुड। ठीक है, यानी कि इनकम के चेंज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आएगा, और जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगी तो उसी का नाम हो जाएगा एंजल कर्व। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एंजल कर्व का डिस्कशन कर ही रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे एंजल लॉ का भी डिस्कशन बताना चाहती हूँ। एंजल लॉ से क्या मतलब है? एंजल लॉ से मतलब है, जब एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे अर्नस्ट एंजल, उन्होंने जब एक डेटा को स्टडी किया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर की या एक पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो फूड आइटम्स पे कम हो जाता है प्रोपोर्शनेटली, एंड ही स्टार्ट एक्सपेंडिंग ऑन लग्जरीज। यानी कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो नेसेसिटीज पे कम और लग्जरीज पे ज्यादा खर्च करना शुरू कर देता है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है एब्सोल्यूट, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स पे कंफ्यूजन होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एब्सोल्यूट अमाउंट में इंक्रीज हो। पहले हम 100 रुपए फूड पे खर्च कर रहे थे और अब 200 कर रहे हो, तो देर इज एन एब्सोल्यूट इंक्रीज। बट प्रोपोर्शनेटली अगर हम देखें तो पहले हमारा प्रोपोर्शन ज्यादा खर्च हो रहा था ऑन फूड आइटम्स, ऑन नेसेसिटी आइटम्स, बट एज माई इनकम इंक्रीज माई प्रोपोर्शन ऑन लग्जूरियस आइटम गोट इंक्रीज। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ठीक है, सो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशन बताता है वो होता है एंजल कर्व। अब इंफीरियर गुड्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। यानी कि इनकम बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। नेगेटिव रिलेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द नेगेटिव रिलेशन। देखिए, डिमांड, प्राइस और डिमांड में भी नेगेटिव रिलेशन होता है, तो डिमांड कर्व भी ऐसा दिखता है, क्योंकि इंफीरियर गुड में इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हमारा जो एंजल कर्व है वो इस तरीके से दिखेगा, एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि मेरा जो एंजल कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड, तो इनकम कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड। अभी हम कोई भी आंसर जो है उसको एलिमिनेट कर पाने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, नाउ अब मेरे को आईसीसी का कॉन्सेप्ट समझना है। व्हाट इज आईसीसी? आईसीसी शोज द इनकम इफेक्ट, यानी कि प्राइस चेंज होने की वजह से, सॉरी, इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा, अगर मैं उसको एक ग्राफ की फॉर्म में ट्रेस आउट कर सकूं तो वो मेरा इनकम कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, अब इंफीरियर गुड है, यानी कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड कम ही करती जाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा जो आईसीसी है वो भी मेरा कैसा होगा? नेगेटिवली स्लोप्ड ही होगा। तो मेरा कौन सा आंसर सही है? नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, अब आईसीसी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक डायग्राम पे डिस्कशन तो बनता ही है, जो आपके नोट्स में भी आपको मिलेगा और मैंने क्लास में भी आपको समझाया था। ठीक है, सो एक कुछ ऐसा सा डायग्राम याद आ रहा है? मैंने क्लास में बताया था। इसमें क्या है, मेरा गुड एक्स इंफीरियर है
और y मेरा नॉर्मल गुड है, ठीक है। x इंफीरियर है, तो आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम ये देखिए मेरा जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मेरा x का जो कंजम्पशन है वो कम होना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कंडीशन रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे मेरा x नॉर्मल है और मेरा y जो है वो इंफीरियर है, ठीक है। बेसिकली जो आईसीसी में आने वाले टाइम में हम और भी डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो विद टाइम यू विल रियलाइज कि जो आईसीसी है इंफीरियर गुड्स में वो नेगेटिव ही होता है। गिवन पैराडॉक्स रेयरली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि गिवन पैराडॉक्स क्या है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा, अगर मेरा प्राइस कम हुआ तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। बेसिकली व्हाट डज इट से, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है गिवन गुड्स का, जो मैंने पूरे डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसके रीजंस भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, और हमने ये एक्चुअल में होते हुए देखा है कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया, और प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गया। तो ये जो एक डिफरेंस हमको देखने के लिए मिला, ये जो हम लॉ ऑफ डिमांड से डेविएट हो गए, जो हमें एक नॉर्मल केस में मिलता था हम उससे डेविएट हो गए, तो उसको हमने क्या बोला, गिवन पैराडॉक्स। ये बात सच है कि गिवन पैराडॉक्स हमें कभी कभार ही देखने के लिए मिलता है। तो हमारा ए जो है वो ट्रू हो गया। अगर मेरा ए ट्रू हो गया तो मैं इसको तो आराम से हटा सकती हूँ, ठीक है। अब हमें देखना है कि मेरा रीजन जो इन्होंने दिया है वो करेक्ट है या नहीं। इंफीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच suitable substitutes are available, ये बात तो सही है, ठीक है। दिस इज करेक्ट, इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंफीरियर गुड्स जो है वो बहुत, उसका कोई जो डेफिनेशन है ना वो बहुत नैरो डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ा या ब्रॉड डेफिनेशन हमको इंफीरियर गुड्स का देखने के लिए नहीं मिलता है। और इंफीरियर गुड्स के ना हमें सब्स्टिट्यूट भी मिल जाते हैं। अब इंफीरियर गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स का ही एक पर्टिकुलर केस है, या फिर ये कह दीजिए एक एक्सट्रीम केस है इंफीरियर गुड्स का। तो क्योंकि इंफीरियर गुड्स हमारा इतना नैरोली डिफाइंड है ना, और उसके इतने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं कि इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स की कैटेगरी तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया, गिवन गुड इज काइंड ऑफ इज पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स, क्योंकि इंफीरियर गुड्स हमारा बहुत नैरोली डिफाइंड है और उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो जो मेरा इंफीरियर गुड्स है वो गिवन गुड्स तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि मेरा ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर नहीं, ए ऑप्शन ठीक होगा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ए का, बट उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंप्लीट रीजन नहीं है कि गिवन गुड क्यों एग्जिस्ट करता है। जो इसका कंप्लीट रीजन है वो ये है कि हमारा इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इनकम इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमें गिवन गुड्स का जो केस है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखिए ये बात सच है कि जो गिवन गुड्स का केस है, इंफीरियर गुड्स जो है वो नैरोली डिफाइंड है और उसके सुटेबल सब्स्टिट्यूट जो है वो भी अवेलेबल है, बट ये जो फिनोमिना है गिवन गुड्स का वो हमें ज्यादा देखने के लिए इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारा जो इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हालांकि ये बात सही है, बट गिवन गुड्स होने का रीजन ये है कि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, कि ए और आर दोनों ही ठीक है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी इन दिस केस, ठीक है। द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच टू द डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, जो मैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ाया है उसमें जो मैंने इंडिफरेंस कर्व का डेरिवेशन पढ़ाया है,
इंडिफरेंस कर्व की डेरिवेशन की वजह से, ठीक है, आई हैव टीच यू इंडिफरेंस कर्व कि रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी से इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालना है। तो हमने उसमें क्या क्या एज्यूम किया है? assume stability over time of an observed person taste, yes we have assume that all people have identical taste, no। देखिए यहां से एक चीज और सामने आती है, दूसरी चीज क्या सामने आती है कि जहां पे all people लिखा हुआ है ये हमारा हो गया एक्सट्रीम्स, ठीक है, all, every, each। नेगेटिव्स में बात करें तो none, no one, nobody, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे एक्सट्रीम्स वर्ड हैं। और जनरली क्या होता है कि जो हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं वो गलत होते हैं 99% ऑफ केसेस में। तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को एक्सट्रीम्स के बेस पे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए वेरी बिग डील। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम assume that all people have identical taste, no, क्योंकि ये सेंस ही नहीं बनाता है कि हर किसी का टेस्ट जो है वो एक जैसा हो। रिलाइज ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट बिहेवियर ऑफ ए सिंगल पर्सन, राइट। मैंने जब आपको इंडिफरेंस कर्व की डेरिवेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि ये बजट लाइन है, फिर यहाँ पे हमारा लेट्स से ये पॉइंट हमने डिसाइड किया, इस बास्केट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर हमने प्राइस इनकम सिचुएशन को चेंज किया, फिर ये कंज्यूमर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो वी रिलाइड ऑन द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, हमने कई बार रिपीटेड ऑब्जर्वेशन किया क्योंकि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार की ऑब्जर्वेशन पे तो आप आईसी कर्व को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आईसी कर्व की मेथोडोलॉजी भी मैंने आपको बताई थी कि हम डिफरेंट प्राइस इनकम सिचुएशंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है और बी नहीं है। इज करेक्टली डिस्क्राइब बाय बोथ ए एंड सी, राइट, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो गया क्योंकि ए और सी दोनों हमारे सेम है। मैच द आइटम इन लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, अगेन बहुत इजी तरीके से। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी हमारी किसने दी थी, मार्शल ने दी थी। फर्स्ट का 2 आंसर करेक्ट है। तो फर्स्ट का 2 देखिए इसमें सी में ही गिवन है, डी कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत जल्दी और बहुत क्विकली हम आंसर पे पहुंच गए सी। अगर किसी क्वेश्चन के लिए या सॉरी अगर किसी ऑप्शंस के लिए आप 100% श्योर हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एग्जाम में आपका टाइम बचेगा और इस बचे हुए टाइम को आप दूसरे क्वेश्चंस में लगाइए, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, दूसरे जो आपका टाइम बचेगा उसको दूसरे क्वेश्चंस में लगाइए, ठीक है। जैसे कि बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी मैं इसके सारे आंसर्स आपको बता देती हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड हमको मार्शल ने दी थी। सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख देती हूँ बड़ा बड़ा सी, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड सैमुअलसन ने दी है। इंडिफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड हिक्स ने दी है। एंड यूटिलिटी इंडेक्स अंडर अनसर्टेनिटी न्यूमैन एंड मॉम्स्टन ने दिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको करना है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड हमें डिफरेंट डिफरेंट दी गई हैं ये किस क्रोनोलॉजी में डेवलप की गई हैं। तो जनरली क्या होता है कि टीचर ने अगर कोई अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो जिस टीचर ने जिस क्रोनोलॉजी में पढ़ाई है ना वही क्रोनोलॉजी ही ठीक होती है जनरली, ठीक है। तो आप इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड, ए, ठीक है। अब ए सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। अब ए सबसे पहले आएगा तो ये वाला ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। फिर उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाई थी इंडिफरेंस थ्योरी यानी कि बी। ए के बाद यहाँ पे सी है, ये खत्म हो गया। ए के बाद यहाँ पे सी है, यहाँ भी खत्म हो गया। तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो गया, डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ, सबसे पहले मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड आई, फिर इंडिफरेंस कर, फिर मैंने आपको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ाया था और फिर मैंने आपको वीक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाया था जिसको हिक्स की लॉजिकल ऑर्डरिंग भी कहा जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है। लेकिन इसका जिस
क्रोनोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, उसी क्रोनोलॉजी में आपको इसका आंसर देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी was developed in late 19th century. Indifference curve developed by Higgs and G.R.D. Allen in the early 20th century, and revealed preference theory was introduced by Paul Samuelson in 1938. Weak preference ordering theory is a more recent development in demand theory, maybe in the 21st century or the 20th century. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो सबसे इजी वे है, बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। एक डिमांड कर्व है विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, showing quantity has the price एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो मेरा क्वांटिटी को शो कर रहा है, यानी कि दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज प्राइस। ठीक है। हैज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगा बताइए जरा। मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये पढ़ाया था, एंड इन दिस केस गो बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। तो जब मेरा पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के था तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, इन्फिनिटी, और जब वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल था तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, 0. नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन, फटाफट क्विकली गो बैक टू द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन्फिनिटी, बी इज करेक्ट। इतने में कोई कंफ्यूजन है बताइए। क्या आपको ये जो पीवाईक्यूज हैं वो टफ लग रहे हैं, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं तो यानी कि आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेपर जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x1 इज इक्वल टू एफ p1 p2 एंड x2 इज इक्वल टू 5 p1 p2 देन द टू कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट। वेरी गुड। तो यहाँ पे बात हुई है क्रॉस इलास्टिसिटी की। क्रॉस इलास्टिसिटी से क्या मतलब है, जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया था, तो रिलेटेड गुड्स भी बताया था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटेड गुड्स, राइट। सो क्वांटिटी, प्राइस ऑफ गुड एक्स का चेंज होने की वजह से वाई की क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कि प्राइस किसी एक गुड का चेंज हो रहा है एंड दैट इज इंपैक्टिंग अदर गुड। अब क्या है कि जनरली जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, पहले होते हैं सब्स्टिट्यूट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं कि टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस मेरा बढ़ गया तो मैं कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा दूंगी। ठीक है, अगर मेरा टी का प्राइस बढ़ा तो मैं कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा दूंगी। इसका मतलब यह है कि प्राइस टी का बढ़ेगा तो क्वांटिटी सी की बढ़ जाएगी। ठीक है, टी का प्राइस और क्वांटिटी सी का, टी का प्राइस और कॉफी का क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिंस इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो ये क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव। तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी पॉजिटिव होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी तो वो कौन सा केस होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस होगा। ठीक है, जब मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल का मान लीजिए, ठीक है, लेट्स से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो अब कार चलानी महंगी हो जाएगी भाई, तो कार की भी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम डिमांड करेंगे। क्यों, क्योंकि अब कार चलाना महंगा हो गया है, क्योंकि कार चलाना महंगा हो गया तो मैं उसकी क्वांटिटी ही कम डिमांड करूंगा। तो प्राइस बढ़ने की वजह से जब दूसरी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड कम हो जाए, ठीक है, यानी कि प्राइस तो पेट्रोल का बढ़ा लेकिन जो मेरी डिमांड है वो कार की कम हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने का क्या मतलब है कि इट विल बी इन
नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी जब मेरे नेगेटिवली रिलेटेड होंगे तो वो मेरा कौन सा केस होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। अब अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में आपको समझाना चाहूं तो मैं कैसे समझाऊंगी कि जब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है। ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट। जब मेरा पार्शियल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है, x1 is my function of price 1, price 2 and good x2 is the function of price p1 and p2। सब्स्टिट्यूट्स मुझे निकालने हैं। सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब, मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूट्स का मतलब माय फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू, सॉरी, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज कि मेरे को क्या करना है, पहले x1 का p2 में रिलेशन देखना है, क्योंकि x1 का अगर p1 में रिलेशन देखूंगी तो ये तो सिंपल डिमांड केस हो गया ना, सिंपल डिमांड केस हो गया, क्रॉस तो नहीं हुआ ना। ठीक है, x1 की वजह से p1 पे कितना इंपैक्ट आया, तो वो मेरा क्या हो गया, x1 की वजह से अगर p1 पे मेरा इंपैक्ट आता है तो मैं सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाऊंगी। व्हाई वुड आई गो फॉर सब्स्टिट्यूट। रिलेटेड का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि प्राइस x का चेंज हो रहा है और क्वांटिटी y पे इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या देखना है कि x1 का p2 पे क्या इंपैक्ट आ रहा है और x2 का p1 पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। ओनली दैट कंडीशन इट विल बी रिलेटेड गुड्स। ठीक है, केवल इसी केस में रिलेटेड गुड्स रहेगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है तो दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यानी कि जब मैं x1 को p2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रही हूं दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड जब मैं x2 को p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रही हूं दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन से ऐसे ऑप्शंस है जहां पे ये दोनों कंडीशन हमको मिल रही हैं। डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल p2 ग्रेटर देन 0, करेक्ट। डेल x2 डिवाइड बाय डेल p1 ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि इसमें ये लेस देन 0 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस हो गया, लेकिन हमसे क्या बोला गया है, सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए गलत हो गया। सेकंड, ये वाला लेस देन 0 हो गया तो हमारे ये वाले गुड कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, बट हमको क्या करना है, दोनों का सब्स्टिट्यूट्स बताना है। ठीक है, थर्ड में दोनों ही सब्स्टिट्यूट हैं और फोर्थ में दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्यों है और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, which is match the items in the list 1 with items in list second, select the correct answer from the code given below। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थ्योरीज जो है वो किस किसने दी है, फर्स्टली अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंज्यूमर थ्योरी के थ्योरीज नहीं है। ठीक है, ये फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, यानी कि एजेंसी थ्योरी ऑफ फर्म, जो भी ये थ्योरी है फैक्टर प्राइसिंग की, ये जो थ्योरी है वो एमसी जेनसन एंड डब्ल्यूजे मैकलिन ने दी है। एक्स एफिशिएंसी जो है वो हार्वे लेविंस्टन ने दी है। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है वो ओ ई विलियमसन ने दिया है। एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम सबसे पहले परेटो ने यूज किया था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगेन ये जो है कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप अपनी जो दूसरी छोटी वाली बुक है उसमें लिखिएगा, जो आपकी नोटबुक छोटी वाली है उसमें लिखना। ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एजेंसी थ्योरी ऑफ फर्म इज एसोसिएटेड विद एमसी जेनसन एंड डब्ल्यूजे मैकलिन।
X efficiency is associated with Harvey-Levenshtein. The utility maximization model is linked to O.E. Williamson. Edgeworth box diagram was first used by Wilfredo Pareto. ठीक है. For substitute, cross elasticity of demand is positive. कैसे पता? अभी बताया. ये रहा. ठीक है. पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होंगे? पॉजिटिव. फॉर कॉम्प्लीमेंट इट वुड बी नेगेटिव. इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. क्वेश्चंस भी रिपीट एग्जैक्ट वर्बेटिम नहीं होंगे, वर्ड टू वर्ड नहीं होंगे, बट देयर कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज बी रिपीटिंग. कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें पता लगाना है कि ये कौन से गुड्स हैं. अगेन एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए. टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे कि हमको पता है. लेट मी चेंज द कलर. टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी कि ए का 2. ए का 2 देखिए ए में है और बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ये हमारे एलिमिनेट हो गए. कार एंड पेट्रोल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी कि बी का 4. बी का 4 किस में आता है? इसमें आ गया. ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी. ठीक है, बहुत इजी वे है क्लियर करने का, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी हम इसको कर लेते हैं पूरा. टी एंड कॉफी मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. अगर टी का प्राइस महंगा हो जाए तो बहुत सारे कंज्यूमर जो है वो कॉफी को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती. ठीक है, तो दैट इज द रिक्वाइजिट. अब ऑफ कोर्स ये मत कहना कि डीजल भी है, सीएनजी भी है. हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि वो जो कार है वो केवल पेट्रोल पे चलती है. गोल्ड एंड डायमंड्स जो हैं वो हमारे वेबलिन गुड्स हैं. ठीक है, वेबलिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जिनको हम उनकी हाई रेपुटेशन के लिए खरीदते हैं, या सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि हमको अपना एक इनकम स्टेटस शो करना है. क्योंकि हमारा इनकम स्टेटस हाई है, दैट इज व्हाई वी आर कंज्यूमिंग दोस गुड. तो इसको हम वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल डिफरेंट. ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड एज वेल. ठीक है, रागी एंड बाजरा क्या है? मेरे गिवन गुड्स है. ठीक है, क्योंकि जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इनको कंज्यूम करना पसंद नहीं करूंगा. या फिर जो रागी और बाजरा है हम उनको गिवन गुड्स भी बोलते हैं. हाँ, जब इनके प्राइस बढ़ते हैं तो इनका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो ऑल्टरनेटिव है वो बहुत कम है. इतना क्लियर हो गया. Second, put the following in chronological order on the basis of development. Again, same question, आपको chronological order में बताना है. तो सबसे easy option क्या होता है इसमें? सबसे easy option होता है कि जिस हिसाब से या जिस chronology में मैंने पढ़ाई है उस chronology में आप करते जाइए. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? Law of demand पढ़ाया था. तो लॉ ऑफ डिमांड तो चारों में है, तो ये तो कोई हमारा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है. लॉ ऑफ डिमांड के बाद में मैंने उसके अंदर ही आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ाया था. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के बाद में मैंने क्या बताया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि फर्स्ट के बाद में क्या आना चाहिए? फोर्थ. फर्स्ट के बाद में फोर्थ किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है. सो दिस इज माई आंसर बी. 2 मिनट में सोल्व हो गया, 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा. जब आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप 2 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे. और वो जो बचा हुआ टाइम है, यूज इट जुडिशली फॉर अदर क्वेश्चंस. ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, आप याद कीजिए लेक्चर्स को. लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले पढ़ाया था, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था, फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ाया था, फिर रिवील्ड प्रीफरेंस एनालिसिस पढ़ाया था मैंने. ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए. तो मैंने क्या किया? सबसे पहले फर्स्ट, देन फोर्थ. आंसर तो मेरा जल्दी आ गया, बट फिर भी मैंने आपको सारा बता दिया. देन दिस इज थर्ड, देन थर्ड एंड देन सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस. ठीक है, तो यहीं पे हम कंज्यूमर सरप्लस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि आप मैक्सिमम जितना प्राइस पे करना चाहते हैं और एक्चुअल में जितना प्राइस पे करते हैं उसके बीच का डिफरेंस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में गई और मार्केट में मैंने एक सूट देखा.
वो सूट देख के मुझे लगा कि इसका वर्थ 1000 रुपीज है, यानी कि मैं इसका मैक्सिमम जो है वो 1000 रुपीज पे कर सकती हूँ, यानी कि मेरा विलिंगनेस टू पे क्या है 1000, या फिर उसका पोटेंशियल प्राइस क्या है 1000। बट व्हेन आई वेंट टू द शॉपकीपर, और जब मैंने उसको नेगोशिएट किया तो उन्होंने वो मुझे सूट जो है 700 का दे दिया। तो मैंने एक्चुअली कितना पे किया 700। तो मुझे कितने का फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ 1000 माइनस 700 इज इक्वल टू 300, यानी कि what is the difference between my willingness to pay and what I actually ends up paying is the consumer surplus, यानी कि the difference between potential price and the actual price is my consumer surplus। तो consumer surplus is the difference between potential price and actual price, ये सही है, यानी कि मेरा A सही है, तो मेरा डी वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। नाउ देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। बिल्कुल सही बात है, प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर ये जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस मेरे को 300 रुपए का मिला है, ठीक है, अगर इसका जो प्राइस एक्चुअल में मुझे 800 पे करना पड़ता तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता 200। तो जैसे ही मेरा प्राइस जो है वो बढ़ा, मेरा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो गया। यहीं पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहती हूँ। अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, लेट्स से दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द प्राइस, ठीक है। सो डायग्रामेटिकली माय कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव प्राइस लाइन, ठीक है। तो एरिया बिलो डिमांड कर्व, यानी कि दिस इज माय डिमांड कर्व डीडी एंड आई एम डिमांडिंग प्राइस ओपी, तो बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन। तो डायग्राम की अगर हम बात करें तो दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर जो है वो मेरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ए भी ठीक हो गया, आर भी ठीक हो गया, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि आर जो है वो मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, देन माय ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को मैं टिक कर दूंगी एग्जाम में, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फटाफट से इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर लीजिए, दैट्स हाउ वी ड्रॉ इट, ठीक है। दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व, दिस इज गुड y and this is good x. So indifference curve slope downward from लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा, यानी कि पहला जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो पहला ठीक है, देखिए कौन से ऑप्शन में पहला नहीं है, फटाफट से देखिए, फटाफट से, वेरी क्विकली, गुड। इसमें फर्स्ट नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट है फर्स्ट का, ठीक है। अगर आप देखो तो ए और बी जो है वो आपस में ऑपोजिट स्टेटमेंट है, एंटीथेटिकल है। ऑपोजिट स्टेटमेंट में से कोई एक ही ठीक हो सकता है। अब कोई एक ठीक हो सकता है तो हमारा ए ठीक हो गया, यानी कि हमारा बी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। बी मेरा गलत है, तो जिस जिस ऑप्शन में मुझे बी दिख रहा है वो हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन भी हट गया इसी बिहाफ पे। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सिस, यस आईसी इज कॉन्वेक्स, ठीक है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है, तो मेरा ए भी ठीक हो गया और सी भी ठीक हो गया। अब ए और सी बचे हुए दो ऑप्शन में किस में है, केवल इसी में तो है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो हमें डी ऑप्शन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स टू सेव टाइम,
ठीक है, कुछ टाइम को बचाने की ना ये टेक्निक्स होती है बेटा, ठीक है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम को, एग्जाम देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वो नॉलेज का गेम नहीं होता है, दे आर नॉट एट ऑल अबाउट नॉलेज। वो सेम क्वेश्चन आप उतने टाइम में कितनी एफिशिएंसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, सारा खेल वही है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और वहां पे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, बट जब आप घर पे आए तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना किसी की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस है ना, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ठीक है, तो विद इन टाइम पीरियड, अब 3 घंटे का पेपर है, कोई लिख रहा है, उसको कोई 4 घंटे में सॉल्व कर दे तो कोई, दैट डजंट मेक एनी सेंस ना। तो विद इन टाइम पीरियड आपको काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके अलावा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने 5 घंटे में किए तो इट डजंट मेक एनी सेंस, यू वॉन्ट बी क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो दीज आर सम छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ए, सी एंड डी आर ट्रू। नेक्स्ट, who distinguished between value in use and value in exchange and gave the famous example of diamond and water? एडम स्मिथ। मैंने जब आपको कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि एडम स्मिथ ने डायमंड वाटर पैराडॉक्स दिया है, और जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था वो डायमंड वाटर पैराडॉक्स को सोल्व कर पाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था। व्हाट वाज द डायमंड वाटर पैराडॉक्स? कि जो हमारा डायमंड है वो हमारे बिल्कुल यूज नहीं आता है, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, स्टिल डायमंड्स आर वेरी हाईली प्राइस्ड। लेकिन जो वाटर है उसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वी लिटरली कांट सर्वाइव विदाउट वाटर ऑन अर्थ, हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बट वो या तो फ्री में अवेलेबल है या बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। तो दिस इज द पैराडॉक्स कि जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है वो इतना महंगा, और जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है वो इतना सस्ता। तो इसका जब मैंने आपको बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है उस पर प्राइसिंग डिसाइड होता है, मैंने कंज्यूमर सरप्लस जब टॉपिक पढ़ाया था उसके एप्लीकेशन में भी बताया था। तो वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज जो है वो हमारा प्राइस बताता है। ठीक है, कई पढ़ ली, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एडम स्मिथ ने वैल्यू इन एक्सचेंज बताया है इसका क्या मतलब है। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब है प्राइस, कि जब हम उस कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे तो उसका क्या वर्थ रहेगा। देन वैल्यू इन यूज का मतलब है कि जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, वो हमारा कितना जो है सेटिस्फेक्शन हमको देगा, विच मीन्स यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बेसिक अजम्पशंस क्या है, याद कीजिए, मैंने पूरी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई हुई है। हाँ, सबसे पहले यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी। यस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में उन्होंने माना था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन डिसाइड कि हमने एक ऑरेंज खाया तो उससे हमें 10 यूटिलिटी मिली, 20 मिली, 30 मिली। ठीक है, तो हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है। फर्स्ट तीनों में है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। Marginal utility of money changes with changes in real income. This is wrong. कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग अजम्पशन थी वो थी कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना था। क्यों माना था? क्योंकि हमारा जो यूटिलिटी है उसको कई बार हम मनी के टर्म्स में मेजर कर रहे थे, एंड व्हेन वी आर मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ मनी, देन व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड। क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरिंग रोड है, एंड बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड मेजरिंग रोड, दैट इज व्हाई वी हैव टू kept इट फिक्स्ड, इट कांट बी मूविंग। तो सेकंड जो है वो गलत है, तो जहां जहां सेकंड आए वो ऑप्शन हटा दो, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो गया। यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम वेरियस गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये भी गलत है। हमने ये माना था
कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कि जितनी भी हमारी यूटिलिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए इसके क्रिटिसिज्म में हिक्स ने बोला था कि अगर जो हमारी सारी कमोडिटीज हैं अगर हम उसको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या, एक्चुअल वर्ड्स में तो हमको सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी देखने के लिए मिलते हैं ना। वी कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो थर्ड गलत है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बचा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। द यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इन जजिंग द बिहेवियर, यस इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का यूज हुआ है। और अगर आपको ये भी ना पता हो ना कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है, इन केस अगर आपको नहीं पता है, वैसे मैंने आपको पढ़ाया है बट अगर आपको नहीं पता है ना तो अभी आप इसके बिना ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसीलिए मैं कहती हूँ एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि राइट आंसर पे कैसे पहुंचना है। दैट इज आवर ओनली अप्रोच, हमारी केवल एक ही अप्रोच है कि हम राइट आंसर्स पे राइट ऑप्शन पे कैसे पहुंचे। Angel curve denotes various amount of a good which a consumer would be willing to purchase at various price level. False. मैंने एंजल कर्व आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले और मैंने आपको एंजल कर्व बताया था कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो इनकम चेंज हो रही है वो क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या घट रही है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज द एंजल कर्व। जब हम एंजल कर्व की बात करते हैं तो उसमें प्राइस का कोई भी लेना देना नहीं होता है, ओनली सॉल्व क्राइटेरिया इज इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट कैंसिल हो गया, वेरियस अमाउंट ऑफ ए गुड विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू परचेज एट वेरियस इनकम लेवल, राइट, ये वाला सही हो गया। लेकिन और पढ़ते हैं, ये गलत क्यों है, क्योंकि प्राइस लेवल ये तो फिर हमारा पीसीसी हो गया। ठीक है, वेरियस अमाउंट ऑफ अ गुड परचेज व्हेन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट टेंड्स टू राइज, रॉन्ग। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड गॉसन सेकंड लॉ। ठीक है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि गॉसन्स के दो लॉ हैं। ठीक है, जो गॉसन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से क्या मतलब है, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और गॉसन का एक सेकंड लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा गुड्स पे पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा गुड्स पे जब पैसा खर्च करते हैं दैट मीन्स कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है बाय द ऑन एडिशनल, यानी कि जो हम लास्ट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना वो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट शुड बी सेम ऑफ ऑल द कमोडिटीज। ठीक है, बेसिकली MUX divided by PX is equal to MUY divided by PY dash 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 is equal to MUN divided by price of N. ठीक है, so this is known as the law of equi marginal utility. What do we mean by that? कि जो extra rupee I am spending on both the goods, the utility I am getting from that extra rupee should be same. ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। Which among the following statements are true for the revealed preference theory? Income elasticity of demand should be positive. Consumer preference satisfies strong ordering. Income elasticity of demand should be positive. Yes. जब मैंने आपको revealed preference theory के थ्रू डिमांड को ड्राइव करना बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि एक assumption जो मानी गई है that is income elasticity of demand should be positive. और इसी के क्रिटिसिज्म में मैंने आपको बताया था क्योंकि हमने ये मान लिया है इनकम elasticity of demand जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमने बाकी सारे जो केसेस थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो दिस स्टेटमेंट इज ठीक। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया कि कोई भी सही नहीं है क्योंकि फर्स्ट हमारा सही हो गया।
कंज्यूमर प्रीफरेंस सेटिस्फाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, यस, जो कंज्यूमर प्रीफरेंस है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को सेटिस्फाई करता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग से जो मतलब है, उसका मतलब है दो हमारे मेन चीजें। फर्स्ट कि जो कंज्यूमर है वो रेशनैलिटी को मेंटेन करता है, और दूसरा कि जो कंज्यूमर है उसकी जो प्रीफरेंसेस हैं वो ट्रांजिटिव है। जब मैं रेशनैलिटी की बात करती हूँ, रेशनैलिटी का मतलब रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी में होता है कि कंज्यूमर इज एबल टू रैंक हिज सेटिस्फेक्शन, यानी कि अगर उसको दो बंडल दिए जाएं ए और बी, तो उसमें वो बता सकता है कि उसको ए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इन शॉर्ट ही कैन डिसाइड whether he is getting more satisfaction from A or from B। ठीक है। नाउ ट्रांजिटिव का क्या मतलब है कि अगर A और B में से कंज्यूमर A को चूज कर रहा है, B और C में से कंज्यूमर B को चूज कर रहा है, तो कंज्यूमर A और C में से भी A को ही चूज करेगा। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग और वीक ऑर्डरिंग के बीच में क्या मतलब है? देखिए, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो हमारा एक फिक्स प्रीफरेंस होता है ए ओवर बी, यानी कि ए और बी में से मैं ए को चूज करूंगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीक ऑर्डर प्रेफरेंसिंग, उसमें क्या होता है कि हम इंडिफरेंस की भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि हो सकता है कुछ केसेस में कंज्यूमर जो है वो ए और बी के बीच में इंडिफरेंट हो, बट स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में इंडिफरेंस जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंज्यूमर प्रेफरेंस सेटिस्फाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, यस। तो दोनों ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। डिमांड फॉर फूड स्टफ इज इनकम इन इलास्टिक, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय एंजल लो। मैंने अभी आपको जब एंजल लो पढ़ाया था तो एंजल लो में मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड होती है, एंजल लो मेरा क्या कहता है? एंजल लो मेरा कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, मैं अपना जो फूड है उस पर अपना कंजम्पशन बढ़ाता हूँ, या मेरा जो खर्चा है वो फूड पे बढ़ता है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ने का क्या मतलब है कि इनइलास्टिक है। ठीक है, देखिए, फूड स्टफ की जो डिमांड है ना वो इनइलास्टिक ही रहेगी, क्योंकि नो मैटर व्हाट एक इंसान खाना तो खाएगा ही ना। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी ही खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इनकम बढ़ने घटने से इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिफन पैराडॉक्स ऑकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बट मैं इसको बहुत डिटेल में आपको बता देती हूँ कि जो इनकम इफेक्ट है और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो किस तरीके से हमारा रोल प्ले करते हैं। देखिए, प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है कि इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस चेंज को हम प्राइस इफेक्ट भी बोलते हैं। ये जो हमारा प्राइस इफेक्ट होता है ये दो इफेक्ट से मिलके बनता है। पहला इनकम इफेक्ट, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किस तरीके से, क्विकली समझाती हूँ। लेट्स से प्राइस ऑफ गुड एक्स 100 है, तो हम 100 पे 20 क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस ऑफ गुड एक्स मेरा 80 हुआ, तो यहाँ पे दो फैक्टर काम करेंगे। पहला कि मेरा जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है वो सस्ता हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि कंज्यूमर अब बाकी किसी गुड्स से सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि हो सकता है कंज्यूमर जो है अपने गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दे, कहीं और का पैसा निकाल के भी वो गुड एक्स को ही कंज्यूम करने लगे। दूसरा क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि पहले मैं 100 रुपए का प्राइस था और 20 क्वांटिटी खरीद रही थी, तो मैं 2000 रुपए खर्च कर रही थी। अब प्राइस क्योंकि मेरा 80 हो गया है, और 80 रुपए में भी मैं अगर 20 यूनिट को खरीदूं तो 1600। ठीक है, तो मेरे पास कितने एडिशनल रुपए बचे? 400 रुपए बचे हैं मेरे पास अब भी। तो ये जो 400 एडिशनल रुपए हैं, मैं इनको कहीं और भी खर्च कर सकता हूँ। यानी कि जब जब भी प्राइस चेंज होगा तो उसमें दो फैक्टर काम करेंगे। पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला फैक्टर काम करेगा और दूसरा इनकम इफेक्ट वाला फैक्टर काम करेगा। जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला फैक्टर उसमें काम करता है
तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब कि जो भी कमोडिटी सस्ती होगी हम उसका ज्यादा कंज्यूम करेंगे। सिंपल, वी विल कंज्यूम मोर ऑफ ए रिलेटिवली चीपर कमोडिटी, ठीक है। और जब भी कोई कमोडिटी महंगी होगी तो हम उसको कम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट में जो हमारा पैसा बचता है दैट ऑल्सो प्लेज ए रोल, ठीक है। अब ये तीन तरीके से काम करता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो वो नॉर्मल गुड्स का केस होता है। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, बट याद रखिएगा, बट मेरा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो अगर इनकम इफेक्ट से ज्यादा है तो वो नेगेटिव इंफीरियर गुड्स का केस बन गया। एंड इंफीरियर गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाए, इनकम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो वो मेरा गिफ इन गुड्स का केस बन जाता है। यानी कि इनकम इफेक्ट जब मेरा डोमिनेट करने लगता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, गिफ इन गुड्स का केस बन जाता है। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। Which of the following is an inferior good? Kerosene, cooking gas, electricity, chemical, fertilizer. Kerosene is an inferior good. Why kerosene is an inferior good? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कैरोसिन या जो मिट्टी का चूल्हा होता है उससे मूव करके हम एलपीजी की तरफ जाते हैं, हम सिलेंडर्स की तरफ जाते हैं, या फिर जो पीएनजी आती है फ्लैट्स वगैरह में उनकी तरफ मूव करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम जो है वो बढ़ती है, वी मूव टू द क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। 27 क्वेश्चन 28, मैच लिस्ट कंज्यूमर बिहेवियर अप्रोच with list second economist with whom it is associated and select the correct answer using the codes given below. कार्डिनल अप्रोच बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दी है, तो ए का सेकंड किस में है, इसमें है और इसमें है, नहीं ए और इसमें, तो बी को हटा दीजिए और डी को हटा दीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। इंडिफरेंस कर्व किसने दिया है, जे के हिक्स ने, ठीक है। हिक्स ने दिया है इंडिफरेंस कर्व, तो बी का क्या हो गया, थर्ड। तो बी का थर्ड किस में गिवन है, ए में भी गिवन है और सी में भी गिवन है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पता चलता। रिवील्ड प्रीफरेंस अप्रोच किसने दी है, सैमुअलसन ने दी है, तो रिवील्ड प्रीफरेंस अप्रोच पॉल सैमुअलसन ने दी है, यानी कि सी का फोर्थ। तो सी का फोर्थ किस में गिवन है, सी का फोर्थ गिवन है मेरा ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, व्हाट इज माय करेक्ट ऑप्शन, माय करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है।